नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, अब चर्चा तो चुनाव की ही होगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव खत्म, बिहार की बारी है। दिल्ली के नतीजे 8 तारीख को आएंगे तो मालूम होगा कि क्या दिखाई पड़ा और भविष्य विपक्ष का क्या है। मतलब जो पार्टियां बीजेपी से लड़ रही हैं। लेकिन जब हम बिहार की चर्चा करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में दोनों बड़ी पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, इसे लेकर एक नई बहस शुरू हुई है। और इस बहस की शुरुआत की है प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के सूत्रधार। वे कहते हैं कि बीजेपी चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो गई और कांग्रेस चाहे जैसी हो, बिहार में ये दोनों पार्टी भिखारी की स्थिति में है। इनका कोई अपना वजूद है ही नहीं और बगैर भीख के यह बिहार की सत्ता में कभी आ नहीं सकते हैं, न सहयोगी बन सकते हैं और न सत्ता पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ कैसी है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने को, इसे लेकर चर्चा तो चलती ही रहती है। कुछ चर्चाओं में कुछ दम होता है और कुछ चर्चाएं नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसी होती है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस को आरजेडी से भीख चाहिए और बीजेपी को चाहे नरेंद्र मोदी जितने बड़े चेहरे हों, जितने बड़े सुपर ब्रांड हो, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत लिया जाता हो, लेकिन बिहार में गाड़ी ठहर जाती है। बिहार में नरेंद्र मोदी को, मतलब बीजेपी को, जेडीयू की भीख चाहिए। यदि नीतीश कुमार नहीं तो बीजेपी का रास्ता प्रशस्त नहीं होता है। वैसे सच्चाई तो यह है कि बिहार में सत्ता में यदि आपको आना है तो नीतीश कुमार दोनों ही पक्षों के लिए वाहक हैं। बगैर उनके सरकार बनती नहीं है। हाँ, अब नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और जनता के बीच चर्चा तेज हो रही है। देखिए, बुनियादी मुद्दे तो चुनाव के समय गौन कर ही दिए जाते हैं। बिहार कहाँ है? उड़ीसा कैसा था? उड़ीसा हमारी तरह था, लेकिन कितना आगे बढ़ चुका। दूसरे बीमारू प्रदेश भी आगे बढ़े। और अजीत जी, मैं पिछले दिनों पटना की अति संपन्न सुपर एलिट क्लास लोगों की एक छोटी सी पार्टी में था। हम लोग चर्चा करते हैं कि बेटियां जो हैं, जो बाहर जाकर पढ़ गई, वह बिहार में शादी नहीं करना चाहती। सही जो बात। मैं हाँ, जो मैं बड़े लोगों की पार्टी में था, अति संपन्न लोगों की पार्टी में, वहां बेटों की शादी की दिक्कत हो गई है। बेटों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। करोड़पति हैं, अरबपति हैं और यह जिम्मेदारी बेटे की बनी कि वह आकर कारोबार को संभाले, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं। रिश्ते बाहर से नहीं आ रहे हैं और बाहर से नहीं आने का मतलब यह कि बिहार का विस्तारीकरण, संबंधों का विस्तारीकरण ठहर गया है। और जब भी लड़के लड़की का बायोडाटा एक दूसरे के यहां जाता है तो बिहार देखकर ही लोग सहम जाते हैं और सोचते हैं वहां जाकर क्या करना है। तो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस यदि भिखारी है तो बिहार की स्थिति क्या है और चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, यह समझने की बात है। क्या सच है बीजेपी और कांग्रेस भीख पर जिंदा है बिहार में? अजीत जी। ज्ञानेश्वर जी, जो आपने आपने जो जो मुद्दे उठाए, जो राजनीतिक मुद्दे हैं कि भीख पर राष्ट्रीय पार्टियां वहां प्रादेशिक पार्टियों के ऊपर इस तरह से निर्भर हैं कि जी। उनके सद्भाव और उनकी तरफ से मिले भीख के बगैर राजनीति नहीं चलती। जी। उस पर चर्चा करें। उसके बीच आपने कहा कि चुनाव के समय जो महत्वपूर्ण मुद्दे गौण कर दिए जाते हैं, जी। ये जब आपने कहा तो आज दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में चुनाव को लेकर के खबर छपी। अब चूंकि हर जगह बिहार के चुनाव की चर्चा शुरू हो गई, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो देश में भी बिहार के चुनाव की चर्चा हो रही है। जी। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने 2-3 आंकड़े दिए हैं, जिसमें एक तो हमको बहुत ही एक ऐसा आंकड़ा लगा जो हमको मतलब लगा कि हमको जरूर शेयर करना चाहिए। हम लोग लगातार जी। इस कंसर्न में रहते हैं। हम्म। तो जो स्टेट रेवेन्यू है पर इलेक्टर, जो वोटर्स हैं प्रति मतदाता, जी। राज्य से जो राजस्व का उत्पादन होता है हम्म। प्रति मतदाता, जी। उसमें हम लोग कहाँ हैं? हम्म। चुनाव है, ये मुद्दे कभी नहीं आएंगे, हम लोग अगर नहीं उठाएं तो नहीं आएंगे। तेलंगाना में प्रति मतदाता जो राजस्व है ज्ञानेश्वर जी, वो 6,65,000 रुपए का है। प्रति बताइए, मतदाता छह राजस्व लाख छह लाख पैंसठ हजार पैंसठ हजार का है। जी। और
बिहार सबसे नीचे है, सिर्फ 29,000 है। 29,000। आप सोचिए कितने शर्म की बात है, एक ग्राफ बना हुआ है, 6,35,000 रुपया, 65,000 एक जगह और 29,000 एक जगह। ये गैप है, मतलब 20 गुने से ज्यादा का फर्क है। बिल्कुल। और अपने अपने नेताओं का भाषण हम लोग सुनेंगे चुनाव में तो देखे लगेगा कि बिहार को स्वर्ग ही बना दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है करने को बिहार में, सब कर ही मैंने तो चुके हैं। अभी-अभी देखिए जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने अपने लोगों से कहा है, अपने दर्शकों से कहा है कि देखिए मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे आप जानकारी साझा कीजिए कि बिहार के किसी भी बड़े नेता का बेटा-बेटी या किसी बड़े प्रशासनिक प्राधिकारी का बेटा-बेटी यदि बिहार के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो नाम बता दीजिए। और हाँ, 12वीं के बाद यदि वह बिहार के किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो नाम बता वो दीजिए। भी बता यह सकते हैं। जानकारी ज़रूरी है और यदि नाम हम बताने की स्थिति में नहीं है, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इन नेताओं को और इन प्रशासनिक प्राधिकारियों को ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं रह कोई जाता है। कोई ठीक और बात जब है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाए अजीत जी, तो हमारे एक सुधी दर्शक ने मुझे फ़ोन किया। आप सिर्फ बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी? ज़रा आप पता कीजिए कि जो नए ज़माने के नेता हैं, उनकी पत्नियाँ भी वे अपनी पत्नी को भी अब बिहार में नहीं रखते हैं और बाहर रख रहे हैं। एकदम ठीक बात है, एकदम ये हकीकत है बिहार की, लेकिन चुनाव में जी, कभी इसकी चर्चा नहीं होगी। हुँ, लेकिन खैर हम लोग करते रहेंगे, चुनाव तक इसकी भी जी, चर्चा हम बिल्कुल। लोग करते रहेंगे, मुद्दों की भी। तो ये जो राजनीति छिड़ी है, अब चूँकि राजनीतिक चर्चा ही होगी और बिल्कुल, उसमें सबसे जो जटिल चीज़ है वो टिकट का बँटवारा है, सीटों का हुँ, बँटवारा है, सबसे जटिल वही है। बाद में तो जनता जी, के बीच जा करके जो वादे करके वोट लेने हैं वो अपनी जगह है। तो जी, सीट का बँटवारा सबसे मुश्किल होगा और उसकी कवायद चल रही है पर्दे के पीछे से, ये आपको भी पता है, आपको सूचना बिल्कुल, मिलती ही रहती है कि दोनों पार्टियों के अंदर सीटों को लेकर के बँटवारा चल रहा है। हुँ, और दोनों प्रादेशिक पार्टियां हैं, वो ड्राइविंग सीट पर हैं, वो तय कर रही हैं कि हम किसको कितनी सीटें देंगे। जी, इसलिए प्रशांत किशोर ने जो बात कही है वो गलत नहीं है, मतलब गलत भी हुँ, नहीं है और वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी नहीं। जी, यहाँ यहाँ बीजेपी नहीं तय करेगी कि हम जेडीयू को कितनी सीट देंगे और दूसरे जो सहयोगी पार्टी हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन लोगों को कौन कितनी सीटें दे, चिराग पासवान को, ये बीजेपी तय नहीं करेगी। जी, ये नीतीश कुमार की पार्टी तय करेगी। अब नीतीश कुमार पता नहीं किस कंडीशन में है, तय करने की कंडीशन में रहेंगे कि नहीं, लेकिन अभी वही है। और मतलब ऐसी ही बिहार में ना महाराष्ट्र है, ना झारखंड है, बिल्कुल नहीं बीजेपी है, ने ना जान ली महाराष्ट्र है, है। ना झारखंड है। हाँ, जी, यहाँ 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 मालिक मुख्तार जो है, एनडीए के मालिक मुख्तार नीतीश कुमार है और जी, इंडिया ब्लॉक के मालिक मुख्तार लालू यादव और तेजस्वी यादव है। बिल्कुल, तो इन्हीं लोगों को तय करना है। तेजस्वी हुँ, यादव तय करेंगे कि कांग्रेस कितनी सीटें लेगी और बाकी मुकेश सहनी को कितना देना है और लेफ्ट को कितना देना है, उनकी जी, प्राथमिकता में। आज के समय में ज्ञानेश्वर जी, तेजस्वी यादव के और लालू यादव की प्राथमिकता में जितनी कांग्रेस है, उससे ज्यादा मुकेश सहनी है और लेफ्ट है। उनको बिल्कुल, लग रहा है कि इसके जरिए हम एक बड़ा सामाजिक समीकरण जोड़ेंगे। जी, कांग्रेस की वजह से कोई सामाजिक समीकरण, कोई नया जो सोशल ग्रुप है वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है। हुँ, कोई नया सामाजिक समूह कांग्रेस की वजह से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के आने से ब्राह्मण भूमिहार वोट देने लगेंगे आरजेडी को। वो जहां नहीं, वो कैंडिडेट तो होगा वहीं कुछ देगा। उम्मीदवार होंगे जो उनको कुछ मत मिल जाएँगे वही विजय शंकर दुबे किस्म के लोग चुनाव जीत जाएँगे, लेकिन उससे पूरे बिहार में कोई प्रभाव वही पड़ेगा ये तो नहीं दिखता है। हाँ, नहीं, वो सोशल ग्रुप नहीं जुड़ेगा, वो जी, कैंडिडेट के नाम पर वोट मिल जाएंगे, वो लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा, मिल ही गया था। तो जी, लेकिन अगर मुकेश सहनी रहते हैं तो एक बड़ा सोशल ग्रुप जुड़ेगा, एक सामाजिक समूह जुड़ जाएगा जी, और लेफ्ट की वजह से भी एक बड़ा सामाजिक समूह जुड़ेगा। तो हुँ, उनको, लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पिछला स्ट्राइक रेट है उनका, तो उनको उनको कांग्रेस से ज्यादा ध्यान वो दे रहे हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर। हुँ, तो ये बात एकदम ठीक है कि ये दोनों, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों अपने प्रादेशिक क्षत्रप जो सहयोगी पार्टी हैं उसके ऊपर निर्भर है। हुँ, इस निर्भरता को कम करने की कोशिश लेकिन दोनों तरफ से हो रही है। हो बिल्कुल, सकता है प्रशांत किशोर को भी इस बारे में खबर हो, तभी उन्होंने एक राग छेड़ा है ये। कोई चूंकि हुँ, नेता बिना बिना मकसद के, बिना किसी राजनीतिक निहितार्थ की कोई बात नहीं कहता है नेता। जी, तो उन्होंने कहा इसका कोई मकसद है, उनको पता है कि एक लेवल पर बातचीत चल रही है और हुँ, बीजेपी कांग्रेस दोनों इस कोशिश में लगे हैं कि हमारी निर्भरता कम हो अपने सहयोगी प्रादेशिक क्षत्रप के ऊपर। जी, अब अगर उसमें पहले हम लोग कांग्रेस की बात करें तो उसका उसका सारा दारोमदार दिल्ली के चुनाव पर टिका है। बिल्कुल, दिल्ली में दिल्ली में भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बड़ा जोखिम लिया ज्ञानेश्वर जी। हुँ, ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही है और हुँ, जो इंडिया ब्लॉक है उसकी बड़ी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है और तृणमूल कांग्रेस भी है, उन्होंने यहाँ जी, आम आदमी पार्टी का साथ दिया है।
बिल्कुल। अखिलेश यादव ने खुद आकर के रोड शो किया है आम आदमी पार्टी के लिए। उनकी पार्टी की युवा मुस्लिम सांसद हैं इकरा चौधरी, उन्होंने आकर के रोड शो किया, मुस्लिम इलाकों में जनसभाएं की। और ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा यहाँ आम आदमी पार्टी के जी। समर्थन। हुँ। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस ये अपने मुस्लिम जो वोटर हैं और जो सेकुलर वोट वर्ग है उसमें ये मैसेज बन रहा है कि कांग्रेस हरवा रही है आम आदमी पार्टी को और बिल्कुल। कांग्रेस के कारण बीजेपी जीतेगी। हुँ। लेकिन कांग्रेस ने ये जोखिम लिया है ज्ञानेश्वर जी, हुँ, अगर कांग्रेस यहाँ हराने में कामयाब हो जाती है आम आदमी पार्टी को, अगर बीजेपी हुँ, चुनाव जीत जाती है, तब तो तेजस्वी यादव को अपनी स्ट्रेटजी पर नए सिरे से सोचना होगा। हुँ। उनको ये सोचना होगा कि आज कांग्रेस भले इस स्थिति में नहीं हो कि हमको चुनाव जितवा दे, जी। लेकिन हराने का काम कर सकती है कांग्रेस, जैसा उसने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल और आप देख रहे हैं ना, बिहार को ही देख लीजिए कि तेजस्वी यादव, लालू यादव चाहे जितनी नफ़रत करते हो पप्पू यादव से, हुँ, कांग्रेस ने अपना प्रेम पप्पू यादव से नहीं छोड़ा है। नहीं छोड़ा। झारखंड में पप्पू यादव का इस्तेमाल किया, हुँ, दिल्ली में इस्तेमाल किया दिल्ली में और किया। हाँ, पप्पू यादव के कार्यक्रम, प्रचार की जानकारी बाज़ाब्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी की जा रही थी। हाँ, हाँ, और कांग्रेस की प्रवक्ता हम देखा हमारे इलाके में, हमारे बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वजीरपुर, रागिनी नायक के लिए आए। ऐसा नहीं है जी, कि कोई मुस्लिम और दलित या यादव जहाँ हैं या ज़्यादा प्रवासी हैं वहीं गए। वो बिल्कुल। पूरी दिल्ली में उन्होंने अलग-अलग अच्छे बड़े नेताओं के लिए, कांग्रेस के हुँ, नेताओं के लिए कैंपेन किया उन्होंने। झारखंड में तो मुख्यमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए उन्होंने सबके लिए किया। तेजस्वी तो भले ना गए हो, पप्पू यादव की मदद ले ली। गए पप्पू यादव आए, दिल्ली आए, तो हाँ, तेजस्वी यादव को ये बात, अगर अगर दिल्ली के नतीजे ऐसे आते हैं कि जी, बीजेपी चुनाव जीत जाती है, हुँ, जिसकी संभावना अभी अभी ऐसे स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करने में भी दिख रही है, और एग्जिट पोल आप देख ही रहे हैं कि 11 में से बिल्कुल। 9 एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे हैं। हुँ, कांग्रेस को भले 6%, 7%, 8% वोट आए, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है, तो तेजस्वी को अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करना होगा, हुँ, क्योंकि कांग्रेस उस वोट में काम कर रही है जो वोट इंडिया ब्लॉक का कोर वोट बन गया है, दलित बिल्कुल। और मुस्लिम। इस पर हुँ, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि दलित और मुस्लिम पर जो फोकस है कांग्रेस का, जिसके लिए वो जी, जगलाल चौधरी की जयंती के कार्यक्रम में राहुल गांधी गए, और हुँ, दिल्ली में भी हम लोगों ने लगातार देखा कि दलित और मुस्लिम की बस्तियों में राहुल गांधी का जाना, उनकी बातें करना, उनसे मिलना, ये सब चीजें वो एक इशू बनाए हुए हैं दलित और मुस्लिम का। जी, और तेजस्वी यादव, यादव मुस्लिम के साथ, मुस्लिम यादव समीकरण के साथ दलित ही जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुँ, अगर यहाँ बीजेपी जीत जाती है तो कांग्रेस को इग्नोर करना एक थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा तेजस्वी यादव के लिए। अगर जी, कांग्रेस के लड़ने के बावजूद आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी बिहार में कम होगी। कम हो जाएगी, तो बिल्कुल। हाँ, तो ये दिल्ली के नतीजे पर एक चीज तो निर्भर है कांग्रेस का भविष्य, कि उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कितनी रहती है, और जो आप ज्यादा कह या रहे कम। हैं देखिए, पिछले दिनों मैं मुकेश सहनी का पॉडकास्ट कर रहा था। हम्म, देखते मैंने सवाल किया कि देखिए तेजस्वी यादव और राजद का मानना यह है कि 2020 में हार की वजह कांग्रेस को दी गई 70 सीटें 70 सीटें हैं। और इसलिए उनकी सीटें कम की जानी चाहिए। मुकेश सहनी का कहना था, देखिए कांग्रेस का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़े थे। उन्होंने कहा कि सीटें ठीक मिली थी, लेकिन जो बँटवारा होता है अंतिम समय में होता है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। यदि 2 महीने पहले यदि बँटवारा हो गया होता, 2 महीने पहले सीटों का ऐलान हो गया होता, तो कांग्रेस भी मजबूती से लड़ती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते 2020 में ही। तो यही तो ये बहुत सेंसिबल बात है, बहुत जी, सेंसिबल, बहुत पॉलिटिकली सेंसिबल बात है। यही शिकायत तो महाराष्ट्र हारने के बाद संजय राउत कर रहे थे। बिल्कुल। और ये देखिए अब कैसे पेरिनियल प्रॉब्लम हो गई, एक चिरंतन समस्या जिसको बोलते हैं, उस तरह की समस्या हो गई कि कांग्रेस आखिरी समय तक टिकट का बंटवारा लटका के रखती है, हुँ, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की उपाय करती रहती है। और ये आरजेडी महाराष्ट्र की भी किया स्थिति भी यही उसने। होती है, आरजेडी की स्थिति भी यही होती है। हाँ, आरजेडी की भी स्थिति यही होती है। आरजेडी भी हाँ, आखिरी समय तक घुमाते रहते हैं लोग कि ये सहयोगी आ जाए, कहीं ये चले हाँ, मत जाएं, इनको कितना देना है, इनको कितना देना है। इस बार हम देख रहे हैं कि आरजेडी ने पहल शुरू कर दी है। जी, आरजेडी ने पहल शुरू कर दिया, मुकेश सहनी के साथ भी सीट बंटवारे की बात हो रही है। हुँ, और बात यह है कि 40 वर्सेस 25 का एक मामला है। वो आपको पता होगा कि 40 सीटें मुकेश सहनी का की अपनी पसंद है जो उन्होंने आइडेंटिफाई की है, और आरजेडी जी, ने कहा कि हम 25 सीट अभी आपको फाइनल करते हैं। ये जी, सीटें हो जाएंगी फाइनल, हुँ। और कुछ सीटों की बात रहेगी तो बाद में अपना वो डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस कितनी सीटें कम करती है और लेफ्ट को आप कितनी सीटें बढ़ाते हैं। आरजेडी अपनी लेकिन सीटें मुकेश कितनी कम सहनी करने को को यदि तैयार है। 25 सीटें देंगे, तो माले की सीट भी 25 तो कम से कम होगी, 30 भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने आपने देखा था किस तरीके से 12 सीटें उन्होंने जीती थी। हाँ, तो माले को 19 सीट दिए थे, 12 जीते थे। उनका स्ट्राइक जी, रेट सबसे अच्छा था। हुँ, तो माले को 25 सीट देनी है, और 10 सीट जो जी, पिछली बार सीपीआईएम और सीपीआई को मिला था,
हम्म, उसमें भी 1-2 सीटें बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं या उतना ही रहता है, तो उनकी सीटें भी बिल्कुल बढ़ानी होगी। तो बिल्कुल। इसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस की सीट 70 से कम हो और हम्म, आरजेडी को भी अगर कुछ सैक्रिफाइस करना है, कुछ 5-10 सीटें अपनी छोड़नी है, तो आप वो भी छोड़ें। हम्म, क्योंकि समीकरण जितना बड़ा होगा, मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को। जी। मुख्यमंत्री तो कांग्रेस को या मुकेश सहनी को या लेफ्ट से किसी को बनना नहीं है। कल तो लालू जिसको यादव ने साफ साफ कह दिया कह कि भाई दिया, हाँ, बिल्कुल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाना है, बनाना है। बनाना है। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की कि आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो बिल्कुल। बनना उनको है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के हाथ-पैर जोड़ें। जी। बाकी किसका अब हम किसी के यहाँ जिसके यहाँ जग होता है, जिसके यहाँ शादी होती है, न्योता देने तो वही जाता है ना लोगों को। बिल्कुल। तो दूल्हा जिसके घर में बनना है, दुल्हन जिसके घर की है, वही तो देगा न्योता जा करके। तो हम्म, तेजस्वी यादव को पहल करनी चाहिए है, कांग्रेस से बात करें, अभी बात करें। देखिए कांग्रेस की अभी दबाव की राजनीति को वो भी समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी 19 दिन के भीतर 2 बार आए। वो बिल्कुल। दलित मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, संविधान बताओ, आरक्षण बढ़ाओ, जाति गणना हम्म, इसकी बात कर रहे हैं। और हम्म, बिहार की जाति गणना को फिर से फर्जी बताया उन्होंने अपने दूसरे कार्यक्रम में भी। जी। अभी भी जो जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में गए, वहां भी कहे कि बिहार वाली नहीं, तेलंगाना वाली जाति हम्म, गणना कराएंगे। अभी तेलंगाना की जी। जाति गणना की रिपोर्ट आई है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और पेश कर दिया गया है। वहां बिहार के हम्म, मुकाबले थोड़ा कम पिछड़ी जाति की आबादी थोड़ी कम है, वहां 46% जी। पिछड़ी जाति की आबादी बताई गई है। तो हम्म, वो जाति गणना के आंकड़े आ गए तेलंगाना के। तो हमारा हमने कराया तेलंगाना का, ये बढ़िया है, और बिहार में जो हुआ वो फर्जी है। ये बात हम्म, वो कह के आरजेडी पर ही प्रेशर बना रहे हैं। तो हम्म, ये जो प्रशांत किशोर ने कहा कि भीख जो है पर टिकी हुई है पार्टियां, तो कांग्रेस अब उस भीख को अपने अधिकार के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है कि ये भीख नहीं, हमारा अधिकार है और हम भी हम्म, पावरफुल है। जी। हालांकि ये सबको पता है क्या पावर है, बहुत पावरफुल। तो कांग्रेस वहां पावरफुल इसलिए बहुत नहीं है क्योंकि उसका और आरजेडी दोनों का वोट आधार सेम है, और जी। उस वोट आधार में बहुत नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। हम्म, दिल्ली के चुनाव के बाद तय होगा कि आरजेडी भीख की तरह सीटें देती है या अधिकार की तरह कांग्रेस को सीट देती है। दिल्ली में बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी हार गई, तो कांग्रेस के हाथ थोड़ा अपर हैंड होगा कांग्रेस का। नहीं तो हम्म, कांग्रेस वही नीचे हाथ करके मांगेगी, जो आरजेडी से मिलेगा वो लेकर के लड़ेगी। जी। ये इंडिया ब्लॉक की स्थिति है। हम्म, चाहे कांग्रेस जितना भी दबाव बनाए कि अनुसर जी 50-55 से ज्यादा सीटों की स्थिति नहीं है, उसके पास उम्मीदवार भी नहीं है, उसकी तैयारी भी नहीं है प्रदेश की, और अगर वो चाहती है कि बीजेपी को हराया जाए, तो जी। उसके लिए उसको कॉम्प्रोमाइज अपनी सीटों में से कुछ सीटें छोड़ करके, और जो जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, जो अच्छा कर सकते हैं, जिनसे हम्म, सामाजिक समूह जुड़ सकता है, उनको एडजस्ट करना चाहिए। हम्म, तो ये इंडिया ब्लॉक की स्थिति है। बीजेपी जो एनडीए है, बिल्कुल। उसकी स्थिति थोड़ी और जटिल है। स्थिति ऐसी जटिल है, कल रात को हमारे आपके कार्यक्रम के बाद जेडीयू के एक बड़े नेता ने मुझे फोन किया, ज्ञानेश्वर जी 120 सीटों से कम नहीं, 110 से तो बिल्कुल कम नहीं, और हमें ऐसी सीटें चाहिए जिनमें कुछ ऐसी सीटों का नाम बताया गया जिसे बीजेपी मानती है तो हमारी ही सीट है। ठीक है। तो जेडीयू के भीतर इस बात का गुमान है कि हमारा नेता आज भी चेहरा है बिहार का, और बगैर नीतीश कुमार के चेहरे के बिहार में बीजेपी की कोई ताकत नहीं है, बीजेपी सरकार में नहीं आ सकती है। जिधर हमारे नेता होंगे उधर बिहार होगा, चाहे उनकी सेहत को लेकर आप जितने सवाल कर लें। ये बात अभी आज की स्थिति है। आज इस स्थिति को बीजेपी भी समझ रही है। हम्म, तभी बीजेपी के एक अच्छे बड़े जो डिसीजन मेकिंग में के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अभी चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अगर समय से पहले चुनाव होता है, तो जी। जेडीयू को बहुत सीटें देनी होगी। हम्म, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार घूम रहे हैं, बिहार की जनता देख बिल्कुल। रही है कि प्रगति यात्रा हम्म, कर रहे हैं, नौकरी के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। तो हम्म, अभी तो चुनाव अगर घोषित हो जाएगी, अप्रैल में चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से जेडीयू को ज्यादा सीटें देनी होगी। बिल्कुल, जो बीजेपी लेकिन नहीं चाहती है। बीजेपी नहीं चाहती है वो। बीजेपी हम्म, चाहती है कि हर हाल में चुनाव के बाद अपर हैंड हमारा हो, ताकि हम मुख्यमंत्री अपना बना सकें। इस पर हम लोग जी। विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल। बीजेपी इसको खींचना चाहती है आगे, इसलिए ताकि अगर उनकी सेहत डिटोरिएट होती है नीतीश कुमार की, तो बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी घटेगी, या जी। उनके अंदर कुछ और हम सेंध मार लेते हैं, कुछ और लोगों को तोड़ करके अपने साथ मिला लेते हैं, अपना हम्म, अपने प्रति सद्भाव के लिए उन लोगों को किसी तरह से मजबूर करते हैं, तो हम ज्यादा सीट लड़ेंगे, जेडीयू को कम सीटें देंगे। बिल्कुल। जेडीयू इसलिए बार-बार जेडीयू हमेशा जल्दी चुनाव के पक्ष में है। हम्म, और ये जो 110-120 सीटों की बात हो रही है, ये पहले भी एक दिन और आपने हिंट किया था, और हमको आज ही किसी व्यक्ति ने कहा कि आपने भी एक दिन हिंट किया था इस बात को, कि जेडीयू ने कहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों बीजेपी के हैं, हमको क्या मतलब है, वो तो बीजेपी जाने, हाँ, बीजेपी एडजस्ट बिल्कुल, करे उन लोग। बिल्कुल,
बिल्कुल, बिल्कुल। जीतन राम मांझी के प्रति थोड़ा सद्भाव हो भी थोड़ा सकता है हाँ, क्योंकि पिछली हाँ, बार वो इनके साथ थे। लेकिन हाँ, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के चिराग बारे में तो पासवान, साफ-साफ है। क्योंकि मानना है कि देखिए पिछले बार 122 उसमें 7 सीटें हमने दी थी, 115 पर हम डरे थे। हाँ, तो हाँ, 115 तो मेरा अधिकार मान बनता है, या जेडीयू का साफ-साफ मानना है कि मुझे क्या मतलब चिराग पासवान से, मुझे क्या बिल्कुल, मतलब उपेंद्र कुशवाहा से, आप हाँ, जानो। हाँ। तो ये स्टैंड अभी भी है कि हम जी, 122 सीट लेंगे और जितना जी, हमको देना है जीतन राम मांझी को हम दे देंगे, बाकी जी, हम लड़ेंगे। और उपेंद्र जी। कुशवाहा और चिराग पासवान को बीजेपी एडजस्ट करे। हुँ, अब बीजेपी के पास समस्या है कि 121 सीटें अगर उसके पास बचती हैं, तो हुँ। 121 में से तो इन दोनों पार्टियों को कैसे एडजस्ट करेंगे? फिर तो 90 से ज़्यादा सीट नहीं बचेगी। बिल्कुल। और तो फिर नीतीश कुमार 25 की मज़दूरी करते रहिए, जेडीयू की मज़दूरी हाँ, करते रहिए। फिर आप करते रहिए। सपना खत्म, बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। हाँ, वो सपना पूरा नहीं होगा। जी, अगर इस फ़ॉर्मूले पर होता है, तो वो सपना तो पूरा नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल। अभी इस फ़ॉर्मूले से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं सूझ रहा है बीजेपी। हुँ, अगर अभी के तारीख में चुनाव की बात अगर सीट बँटवारे की बात होती है, जो दिलीप जायसवाल ने कह दिया था बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि सीट बँटवारा जी, हो चुका है। हुँ, तो वो तो एक फ़ॉर्मूला था जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 122 से 121 ले लीजिए और हुँ, 122 में नीतीश कुमार एडजस्ट करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को। जी, मान लीजिए कि अगर उस तरह से एडजस्ट करते हैं 5-6 सीटों का अगर वो इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हम 12 सीट बाँट देंगे, 110 हम लड़ेंगे। हुँ। 12 सीट में या 13 सीट में हम एडजस्ट करेंगे, 110 हम लड़ेंगे। तब भी बीजेपी की सीटें तो कम हो जाएँगी, क्योंकि चिराग पासवान बिल्कुल, तो 25 बिल्कुल। से कम सीट पर राजी नहीं होंगे। आपको हुँ, 121 सीट मिलता है, 25 से कम तो किसी हाल में वो राजी नहीं होंगे। उनकी माँग तो नहीं बहुत बड़ी राज़ी है। होंगे, नहीं राज़ी हाँ, होंगे, नहीं, वो तो एकदम साफ-साफ कह रहे हैं, वो भी 40, देखिए उधर मुकेश सहनी कह रहे हैं, तो इधर चिराग पासवान भी कह रहे हैं 40 से कम नहीं। और जेडीयू के भीतर एक और सोच है, और एक और क्षमता कह रहे हैं कि हासिल कर लिए हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर की हवा कमजोर हुई है, और यह सबसे सुखद जेडीयू के लिए है, सबसे सुखद जेडीयू के लिए है। यदि प्रशांत किशोर होते तो, और आंधी होती तो नुकसान होता, लेकिन यदि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में लड़ाई होनी है तो नीतीश कुमार का पलड़ा भारी रहेगा। यह जेडीयू की सोच नहीं ये तो बात है, ये तो हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि है। कभी भी नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव की लड़ाई होगी तो नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे, जी, किसी भी समय भारी पड़ेंगे। हम्म, लेकिन उस लड़ाई में अगर प्रशांत किशोर का भी चेहरा रहता है, जो जिसके बारे में एक धारणा है कि ये नीतीश कुमार से मिलता-जुलता चेहरा है। मतलब बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह वही का बात है। हाँ, हाँ, वही बात है। कि नीतीश कुमार की तरह का बिहार की अस्मिता या बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला एक चेहरा है और जी, अपने दम पर उस व्यक्ति ने कुछ हासिल किया, उसके बाद आकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तो उसके एक बाद भी जनसुराज का उम्मीदवार बनने को 21,000 रुपया जमा करना पड़ रहा है। 10 11,000 या 12,000 लोगों ने आवेदन भर दिया अभी है, तक और हाँ। प्रशांत किशोर ने कल ही घोषणा की है, तारीख मुकर्रर किया है कि इसके बाद जो जनसुराज का उम्मीदवार बनना चाहेंगे, टिकट मिलने की गारंटी नहीं है, विचार की गारंटी है। उनसे 5 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। हाँ, तो ये अपने पर भरोसा है, उनका अपना कॉन्फिडेंस है और उन्होंने जी, बिहार घूम करके देख लिया है। देखिए, वो हुँ, 2015 में बिहार का चुनाव लड़ाए थे। तो हुँ, उनको पता है कि बिहार में पॉलिटिकल एस्पायरेशन कितने लोगों के अंदर है। जी, कितने लोगों के अंदर एक बेचैनी है चुनाव लड़ने की। तो चुनाव लड़ने के लिए तो उम्मीदवार मिल जाते हैं लोगों को। उनको अच्छे उम्मीदवार चुनने में आसानी हो जाएगी, विकल्प अगर ज़्यादा होंगे तब। और बिल्कुल। ये भी किसी की गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं इस बात को ज्ञानेश्वर जी कि जब जो बागी होगा आरजेडी अलायंस का और जेडीयू अलायंस का, उसमें से भी बीजेपी अच्छे का उम्मीदवार मिलेंगे प्रशांत किशोर को, अच्छे उम्मीदवार उसमें से बिल्कुल। वो देख करके ले सकते हैं। तो हुँ, अगर उस तरह से वो तैयारी करके अगर उनकी हवा उसी तरह से बनी रहती है, ये बात जेडीयू में ठीक है कि उनकी हवा थोड़ी कमजोर हुई है बाई इलेक्शंस के बाद, हुँ, लेकिन उसका नुकसान जेडीयू को था। वो नीतीश जी, कुमार के समर्थकों को ही तोड़ते, क्योंकि नीतीश कुमार का जो समर्थक है वो जेडीयू को नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बीमार हो रहे हैं, तो वो आरजेडी को नहीं जाएगा। वो जी। एक तीसरा विकल्प जो उनकी तरह का विकल्प है उसके साथ जाता है। और तो नीतीश कुमार के कैडर को पूरे तरीके से जानते हैं ना, 2015 के जानते हैं चुनाव में वो, क्या था। बिल्कुल, जानते हैं, उनको जानते हैं, उस पार्टी में रह के नंबर 2 रह के वाइस प्रेज़िडेंट रह के भी जानते हैं जी, और चुनाव भी बिल्कुल। लड़ाया था इस नाते भी जानते हैं। तो हुँ, उसका वो एडवांटेज एक जेडीयू अपना बता सकती है कि ये एडवांटेज है, लेकिन जेडीयू का सबसे बड़ा एडवांटेज अभी नीतीश कुमार है। अभी क्या कभी भी नीतीश कुमार ही है। हुँ, पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है, पार्टी के पास कोई काडर नहीं है, पार्टी के पास कोई तंत्र नहीं, कोई व्यवस्था का तंत्र नहीं, कोई प्रबंधन नहीं है पार्टी के पास। बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। एक पूंजी है नीतीश कुमार हुँ, और उसके दम पर और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि जब तक ये पूंजी है तब तक तो नीचे ही रहना है। जी, तो इस वजह से बीजेपी चाह रही है कि स्थिति अभी चुनाव टलता रहे और जेडीयू की स्थिति कमजोर हो, नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हो, तो फिर उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होगी तो हम ज्यादा सीटें लेकर के लड़ेंगे। हुँ, लेकिन ये सिर्फ ये एक आपकी सदिच्छा है। जी, ये नहीं भी हो सकता है। नीतीश हुँ, कुमार की सेहत जो है, जैसे अभी आप कल कह रहे थे कि अभी फिर वो
काफी ठीक दिख रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, हाँ, और देखिए जो आज भी ठीक दिख रहे थे, आज भी ठीक दिख रहे थे। हाँ, तो अगर मान लीजिए जी, ठीक ही दिखते रह जाते हैं वो, जी। आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये आम तो पीला हो गया, अब टपकने ही वाला है, और आम टपके हुँ। ही नहीं, तो अब तो फिर क्या होगा? नहीं, फिर नहीं, तो आप आप सोचिए, आप उस दिन को सोचिए, देखिए मुझे मुश्किल लगता है, जिस दिन नीतीश कुमार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें और नीतीश कुमार 15 मिनट किसी को इंटरव्यू दे दें और हाँ, इंटरव्यू बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाए, तो फिर हाँ, सारे भ्रम जो है वो तो एक साथ छट जाएँगे ना। खत्म हो जाएँगे, हाँ। जी, फिर तो नीतीश कुमार की जो कैपेसिटी है, वो तो 100% कैपेसिटी में आ जाएँगे। बिल्कुल। फिर तो जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी को उन्हीं के भीख पर निर्भर रहना होगा। फिर तो हुँ, वो जो देंगे उसमें आपको एडजस्ट करके लड़ना है। जी, आप अपनी मर्ज़ी से डिक्टेट करने की स्थिति में तो नहीं होंगे ना, क्योंकि जी, नीतीश कुमार के बारे में तो ये हमेशा स्थिति है ना। अब नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि हमको अकेले नहीं लड़ना है। जी, जी, जो जी, जो 14 के लोकसभा और 15 के विधानसभा चुनाव की जो गलती है, वो गलती नहीं दोहरानी है। ये तो बिल्कुल। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के भीतर अब तय है। तो जी, बीजेपी अगर अगर बीजेपी उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चुनाव लड़ती है तो ठीक है, नहीं तो वो आरजेडी के साथ जाके अपनी मर्ज़ी से चुनाव लड़ लेंगे। फिर आप बिल्कुल। लड़ते रहिए, आप कांग्रेस आपके साथ जा नहीं सकती है। वो तो और पलक मुकेश पावले सहनी और बिछाए पड़े हैं, पलक पावले बिछाए पड़े हैं। हाँ, हाँ, वो क्या दिक्कत है? हाँ, उसमें मुख्यमंत्री देखिए, नीतीश लालू यादव से ज़्यादा प्रैग्मैटिक पॉलिटिशियन कौन होगा? वो तो जानते हैं कि वो नीतीश आ गए तो मिनटों में सरकार बननी है। और देखिए कांग्रेस पार्टी को भी देखिए, जातीय जनगणना को भले फर्जी करारा जाए, हाँ, तो जातीय जनगणना को यदि आप फर्जी कराते हैं, तो आप सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं, तेजस्वी यादव पर भी दोष मढ़ रहे हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल उनकी भी सही। महागठबंधन की सरकार के वक़्त राहुल गांधी का भाषण हमने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते नहीं सुना है। हुँ, हुँ, हैं? हुँ। और कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कब कौन-सी खिचड़ी पक जाती है, दिल्ली के चुनाव का नतीजा आने दीजिए, इसके बाद देखना होगा कि क्या-क्या पर्दे उठते हैं, कहाँ-कहाँ पर्दे गिरते हैं। होगा अगर देखिए, एक संभावना थी कि कांग्रेस डबल डिजिट में चले जाए वोट परसेंटेज में, जी, नहीं जाती है, 6-8% ही वोट रहता है, 7-8% वोट रहता है उसका, और आम आदमी पार्टी हार जाती है। तब तो जी, जो कांग्रेस की स्थिति होगी, कांग्रेस तो इतनी मजबूत हो जाएगी बिहार में, उसके साथ बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत हो जाएगी कांग्रेस की, ये हमने पहले बिल्कुल। कहा ही। हुँ, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति अगर हम लोग एनडीए पर चर्चा कर रहे हैं, तो हुँ, बीजेपी अभी उनका मुँह देख कर के राजनीति कर रही है। बीजेपी अपनी कोई बिल्कुल। राजनीति नहीं कर, कहीं देखा हुँ, आपने, हम लोगों ने तो कहीं नहीं देखा कि बीजेपी का अपना कोई कार्यक्रम चल रहा है। हुँ, बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, जब कोई अलग कार्यक्रम पार्टी कोई है। कार्यक्रम। जी, जब आप अलग पार्टी हैं, तो अलग हुँ, कार्यक्रम कर ही सकते हैं ना, अभी तो चुनाव नहीं है। जी, जैसे कांग्रेस का कार्यक्रम अलग हो रहा है, राहुल हुँ, गांधी के कार्यक्रम बिल्कुल, अलग हो रहे हैं, बिल्कुल, संविधान बचाओ, बिल्कुल। संविधान सम्मेलन हो रहा है उनका, और जगलाल चौधरी की जयंती मनाई जा रही है, तो कांग्रेस के कार्यक्रम तो अलग हो रहे हैं, और जी, तेजस्वी यादव की यात्राएं अलग चल रही हैं, कम्युनिस्ट हुँ, पार्टी की यात्राएं अलग चल रही हैं, जी, मुकेश सहनी अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं। तो चार जो हुँ, पार्टियां हैं, या मतलब चार जो समूह हैं, वो सब अपनी हुँ, अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप एनडीए में देखिए, एनडीए में एक भी आदमी, एक उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दें जिन्होंने अपनी अलग यात्रा निकाली थी, तो बाकी जी, सब लोग तो नीतीश कुमार के साथ लगे हुए हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल। की प्रगति यात्रा चल रही है, उसी में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के लोग। हुँ, बीजेपी अपनी भी तो कोई यात्रा निकाल सकती थी, अपना भी तो कोई कार्यक्रम चला सकती थी। बीजेपी कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं कर रही है। उन्हें पता है ना सत्ता की सीढ़ी नीतीश कुमार के पास है। हाँ, इसीलिए, और उनको ये भी सोचना होता है कि क्या पता हम कुछ अभियान शुरू करें तो नीतीश कुमार को कहीं बुरा लग जाए। बिल्कुल। तो इस वजह से भी, तो इसका मतलब कि आप तो कांग्रेस जिस तरह से निर्भर है, आप तो उससे ज़्यादा निर्भर हैं। मान लीजिए वो कांग्रेस भी कटोरा। वो हैशटैग याद है ना जो लगा था अमित हाँ, शाह के बयान के बाद, या जब बात हाँ, बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का नीतीश हो। कुमार, हाँ। जी, तो ये अगर 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 प्रशांत किशोर के ही का ही जो मेटाफर है, हम लोग उसी को यूज़ करें कि दोनों भीख पर जी, निर्भर हैं, तो मान लीजिए हुँ, कि कांग्रेस कटोरा लेके खड़ी है, तो उसका तो फिर भी मान लीजिए कटोरा अधिकार के साथ दिखा रही है कांग्रेस पार्टी। जी, बीजेपी तो बिल्कुल। कोई अधिकार ही नहीं दिखा रही, वो तो विशुद्ध रूप से कटोरा लेकर के खड़ी है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, जैसा नीतीश कुमार करेंगे उससे काम चलेगा। हुँ, उसको वो तो अपना कार्यक्रम ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो अब बिल्कुल। एक समन्वय यात्रा हो रही है जिसमें पाँचों हुँ, पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक हुँ, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हो रही है। ये कार्यक्रम चल रहा है, बीजेपी का अपना कार्यक्रम चल नहीं रहा है, तो बीजेपी हुँ, निर्भर है पूरी तरह से नीतीश कुमार के ऊपर, और उन्हीं बिल्कुल। का सद्भाव हासिल करके ये लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। चुनाव के हुँ, पहले बन जाए या चुनाव के बाद में बन जाए। तो चुनाव के पहले ना नीतीश कुमार बनाएँगे, ना नीतीश कुमार के 5 सलाहकार जिनकी बात होती है वो लोग बनने देंगे। वो ना, कोई नहीं ना, ना बनने सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, सवाल तो वो नहीं देखिए बनने वो सत्ता का सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो क्यों दूसरे को बनाकर अपने को किसी के पराधीन करेंगे? हाँ, क्यों करेंगे आप? फिर आपको आप पूछ खत्म हो जाएगी, फिर तो वहाँ बीजेपी जी, का अपना सिस्टम काम करता है ना। तो जी, वो जेडीयू वाले नहीं बनाएँगे, और चुनाव लड़ गए अगर नीतीश कुमार की शर्तों पर, तब तो फिर हुँ, अगले 5 साल के लिए आप निर्भर हो जाएँगे। बिल्कुल। 5 साल के लिए अगर नीतीश हुँ, कुमार की सीटें 45 हैं, अगली बार
जो अभी इक्वेशन जिस तरह का है उसमें 60-70 सीटें हो जाएंगी, 70 उससे ज्यादा भी हो सकती हैं सीटें। हम्म, तो उसके बाद तो फिर वो किसके काबू में रहेंगे? किसी के काबू में नहीं रहेंगे। हाँ, हम्म, तो जब और 45 सीट पर बुढ़ापे में 43, आदमी अधिक और बुढ़ापे में आदमी और अधिक जिद्दी हो जाता है। हाँ, तो जब 43 सीट पर उनकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई, जब 43 जी, सीट पर वो उनके बिना सरकार नहीं बनी, तो बढ़ जी, जाएंगी सीटें, तो फिर उनके बिना कैसे बनेंगी? तो बिल्कुल। बीजेपी के साथ सबसे, हमने जो पहले कहा कि बीजेपी का मामला सबसे ज्यादा जटिल है, एनडीए में ज्यादा जटिल मामला है, इंडिया ब्लॉक में उतना जटिल नहीं है मामला। जी, इंडिया ब्लॉक में तो लेन देन की बात है, कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस 60 पर आ जाए, तेजस्वी यादव कहेंगे कि 50-55 ले लो, वो लोग कहेंगे कि 60 दे दो। हम्म, उनका 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 मामला ज्यादा जटिल नहीं है, ज्यादा जटिल एनडीए का मामला है। जी, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि 5 साल और फिर हम अभी पिछले 25 साल जैसी स्थिति में रहे, वैसी स्थिति में 5 साल और नहीं रहना चाहते हैं। तो बिल्कुल। इसके लिए वो लोग 10 तरह के उपाय कर रहे हैं, और नीतीश हम्म, कुमार का खेमा भी इस बात को जानता है, वो कोई उपाय कामयाब नहीं होने देगा। तो उधर जी, बहुत जटिल माहौल है, उधर सीट का बंटवारा ज्यादा उलझा हुआ है। बीजेपी कटोरा लेकर के खड़ी है, इसके बावजूद पता नहीं नीतीश कुमार की कैसी कृपा होती है, और जो चाहते हैं वो मिलता है या नहीं। चलिए, तो देखिए बिहार की सियासत बहुत जटिल है और इंडिया ब्लॉक से ज्यादा जटिल स्थिति है एनडीए की। और नीतीश के सामने कटोरा लेकर बीजेपी खड़ी है और कांग्रेस चाहती है मुझे अधिकार मिले और तेजस्वी चाहते हैं हमारी मर्जी चले। तो क्या होगा आगे यह भी हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।